26 जुलाई 1999 भारत के इतिहास का वो दिन जब दुनिया ने देखा कि साहस और राष्ट्रभक्ति हिमालय की ऊंची चोटियों से भी बड़ी होती। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। वो गाथा है उन वीर सैनिकों की जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री के तापमान में एक ऐसा युद्ध लड़ा जहां पर मुकाबला केवल दुश्मन से नहीं बल्कि मौत से था। चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां, हर कदम पर छिपा हुआ खतरा, लेकिन भारत के वीर जवानों ने हार नहीं मानी और इसी वीर गाथा ने लिखी कारगिल की विजय की कहानी। हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये युद्ध हुआ क्यों था? पाकिस्तान की क्या योजना थी और क्यों कारगिल के युद्ध को भारत की सबसे कठिन जीत माना जाता है? आज हम विस्तार से 1999 के कारगिल युद्ध को समझेंगे, शुरुआत से लेकर विजय तक। कारगिल लद्दाख का एक ऐसा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र जहां पर तापमान -30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट की है और चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। और यही कारण है कि कारगिल को दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में एक माना जाता है। दोस्तों, कारगिल केवल एक बर्फ से ढका हुआ इलाका नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहीं से होकर के गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 1, जो श्रीनगर को आगे लेह लद्दाख से जोड़ता है। दोस्तों, श्रीनगर से द्रास कारगिल होते हुए लद्दाख तक जाने का रास्ता नेशनल हाईवे 1 यहीं से होकर के गुजरता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सामरिक मार्ग था, क्योंकि यहीं से देश की सीमाओं पर जो सुरक्षा बल तैनात थे, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे लद्दाख के साथ लगी हुई चीन की सीमा, इन सभी को गार्ड करने वाले क्षेत्र में जो सामग्री है, जो हथियार है और सेना की आपूर्ति का सारा सामान इसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग से पहुंचाया जाता था। इन्हीं कारणों से कारगिल जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका था। अब समझना यह था कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत के पीछे कहानी है पाकिस्तान की एक जहरीली योजना की। साल था 1998। पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने एक योजना तैयार करी। उद्देश्य यह था कि NH1, जो कि श्रीनगर लेह राज्य मार्ग था, उसे बाधित कर दिया जाए। दोस्तों, ये राजमार्ग NH1 नेशनल हाईवे 1 जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि सेना को मिलने वाले सामान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे वह भारत पर सियाचिन क्षेत्र में भी दबाव बना सकते थे, कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते थे और इसी के अंतर्गत एक योजना तैयार हुई जो कि कारण बना इस पूरे के पूरे कारगिल युद्ध का। दोस्तों, ये वो दौर था जब कारगिल का जो क्षेत्र है सर्दियों के समय में बहुत ही गहरी बर्फ की चादर से ढका होता था और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसके तहत सर्दियों के समय में कुछ ऊंची चोटियों से भारत की सेनाएं जो है वह नीचे की ओर आ जाती थी। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी। जब 1998 की सर्दियों में भारत की सेना अपनी कुछ आगे की चोटियों को छोड़ करके नीचे की तरफ आ रही थी, उसी समय पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कुछ सैनिक, जो कि उग्रवादियों के भेष में इस इलाके पर कब्जा जमाना शुरू हो गए। उनका उद्देश्य साफ था कि यदि इस इलाके में, जिसमें मुख्यतः टोलोलिंग, टाइगर हिल, बटालिक जैसे क्षेत्र थे, जहां से सीधी नजर रखी जा सकती थी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर और जब भी दुश्मन चाहे इस रास्ते को बाधित कर सकता था। दोस्तों, सर्दियों का समय, बर्फीली चादर की एक मोटी परत इस इलाके में बिछी हुई और वहां से धीरे धीरे अपनी जहरीली योजना को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी सैनिक। इस युद्ध की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिन्होंने इस युद्ध के लिए रणभूमि तैयार करी थी। दोस्तों, सर्दी के समय में घुसपैठ पाकिस्तान की ओर से शुरू हुई थी और इस घुसपैठ की
पहली जानकारी जो है वह भारत को तब लगी जब 4 मई 1999 को ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने इन ऊंची चोटियों पर कुछ गतिविधि को नोटिस किया। जैसा मैंने आपको बताया कि सर्दी के इस मौसम में जो ऊपरी चोटियां थी वहां पर जो भारतीय पोस्ट मौजूद थे उन्हें छोड़ करके सैनिक नीचे की ओर आ जाते थे, क्योंकि यहां रह पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। जैसे जैसे गर्मी का दौर आया, कुछ चरवाहे अपने जानवरों को लेकर के इन ऊंची चोटियों पर पहुंचे। उन्हीं में एक चरवाहे थे ताशी नामग्याल, जिन्होंने देखा कि इन ऊंची चोटियों पर कुछ हलचल जो है वो हो रही है। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई चरवाहा, कोई शिकारी होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से दूरबीन लगा करके देखा तो वे कोई शिकारी या चरवाहे नहीं थे, वह थी पाकिस्तान की सेना, जिनके पास आधुनिक हथियार थे, रसद सामग्री थी, बहुत सारे टैंक्स और मिसाइलें थी, और उन्होंने इन ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इसी चीज की जानकारी जो है वह ताशी नामग्याल ने भारतीय सेनाओं को दी, और भारतीय सेनाओं ने इस चीज की पुष्टि करने की शुरुआत करी। पुष्टि करने के लिए भारतीय सेनाएं धीरे धीरे अपनी ऊपर की पोस्ट की ओर बढ़े, और जब उन्होंने करीब से देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। ये किसी प्रकार की कोई आतंकी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी समझी पाकिस्तानी साजिश थी, जिसके अंतर्गत हर वो पोस्ट जिसे सर्दियों में खाली किया गया था उस पर कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही थी, और उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि सीधे तौर पर नजर रखी जा सके नेशनल हाईवे नंबर 1 पर। दोस्तों, इस पूरी की पूरी जानकारी को जब भारतीय सेना ने इकट्ठा किया और उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई की शुरुआत करी, तो 4 मई से लेकर के अगले कुछ दिन का समय एक रणनीति तैयार करने में लगा, और अल्टीमेटली 26 मई 1999 को भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दी। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। दोस्तों, ऑपरेशन विजय का उद्देश्य था कि ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट पर जो पाकिस्तानी कब्जा है उसको वापस लिया जाए, पाकिस्तानी फौजों को वहां से हटा करके वापस अपनी विजय जो है इन क्षेत्रों में कायम की जाए। लेकिन ये युद्ध, ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली थी। कारण साफ थे, एक तो बर्फीले पहाड़, और दूसरा पाकिस्तानी सेना जो है वह ऊंचाई पर मौजूद थी। भारत की हर छोटी से छोटी गतिविधि पर वह ऊंचाई से नजर रखे हुए थे। बड़ी जाहिर सी बात है कि यदि आप निचले इलाके में हो और दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हो तो उस दुश्मन को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी हल्की सी गतिविधि, हल्की सी मूवमेंट भी दुश्मन की नजर में रहती है, और वह किसी भी समय आपकी इस मूवमेंट को ट्रेस करके आप पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, आप पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इसी वजह से इस युद्ध में काफी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक थी बोफोर्स गन्स। आपने सुना होगा बोफोर्स के बारे में। आर्टिलरी गन्स बोफोर्स जो कि विदेश से लाई गई थी, इनकी मदद से निचले इलाकों से ऊपर की चोटियों पर वार किए जाने लगे। हजारों की तादाद में भारतीय सैनिक यहां पर मौजूद थे, सैकड़ों हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और अपने सभी इलाके, चाहे टोलोलिंग हो, चाहे टाइगर हिल हो, चाहे .4875 हो, इन सभी को वापस लेने की कोशिश भारत की ओर से शुरू हो गई। भूगोलिक चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि थल सेना के समर्थन में भारतीय वायुसेना भी आएगी, और ऑपरेशन विजय के साथ ही शुरू हुआ ऑपरेशन सफेद सागर। दोस्तों, पहली बार भारतीय वायुसेना इतने जोखिम भरे पहाड़ी इलाके में इस प्रकार की कोई कार्रवाई कर रही थी। सीधे तौर पर यह हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस भारतीय वायुसेना को दी गई थी कि कुछ भी हो, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करना है। यानी कि उड़ने के लिए जो इलाका था वो बहुत ही सीमित था, बर्फीले पहाड़ थे, ऊंची चोटियां थी। तो भारतीय वायुसेना के लिए भी ये मिशन, ये ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कठिन था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान मिराज 2000 की मदद से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई इन ऊंची चोटियों पर की। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, बहुत ही सटीक तरीके से निशाना बनाया गया, और जो निशाने थे उनको अलग अलग जगह पर डिस्ट्रॉय किया गया। पूरे तरीके से पाकिस्तान की जो योजना थी अब वो विफल होती नजर आ रही थी। दोस्तों, इस विजय की कहानी जो है वह अलग अलग हिस्सों में लिखी गई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाता है टोलोलिंग पर भारत की विजय। टोलोलिंग द्रास सेक्टर में मौजूद एक ऐसी ऊंची चोटी थी
जहां से सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर नजर रखी जा रही थी और इसी वजह से भारतीय सेना का हर कदम पर आगे बढ़ना खतरे से बड़ा हुआ था। अब कोशिश ये थी कि कैसे भी इस टोलोलिंग पास से पाकिस्तानियों को हटा करके भारत का तिरंगा फहराया जाए, तभी भारतीय सेना की आवाजाही जो है वह आसानी से हो पाएगी। और ये जिम्मेवारी सौंपी गई राजपूताना राइफल्स को। दोस्तों, राजपूताना राइफल्स ने टोलोलिंग को कैप्चर करने में एक ऐसी वीर गाथा लिखी जिसे आज भी पूरा देश याद करता है और राजपूताना राइफल्स के वीर जवानों को पूरा देश नमन करता है। जब टोलोलिंग की ओर बढ़ रहे थे तो मौसम की मार थी, ऊंची चट्टानें थी, रस्सियों के सहारे पहाड़ों से चिपक कर धीरे धीरे आगे बढ़ना था। लेकिन राजपूताना राइफल्स के वीर जवानों ने किसी भी खतरे की परवाह नहीं करी। वह निरंतर आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने 13 जून 1999 को टोलोलिंग पास पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस टोलोलिंग पास पर कब्जा करने के बाद भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि हालात कैसे भी हों, पहाड़ कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, भारत अपने हिस्से की 1 इंच जमीन पाकिस्तान को नहीं लेने दे। दोस्तों, टोलोलिंग की जीत जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई, लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी थी, क्योंकि एक और ऊंची चोटी टाइगर हिल और उसके बाद .487 पर कब्जा करना अभी बाकी था। टोलोलिंग के बाद अगली बड़ी चुनौती थी एक ऊंची चोटी पर कब्जा करना, जिसका नाम था टाइगर हिल। दोस्तों, टाइगर हिल एक ऐसी ऊंचाई पर मौजूद था जहां से दुश्मन चारों दिशाओं में हमला कर रहा था। जब तक इस टाइगर हिल पर कब्जा ना हो, दुश्मन को रोक पाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन था। भारतीय सेना ने इसके लिए एक रणनीति तैयार करी। यह तय हुआ कि सीधी चढ़ाई ना करके अलग अलग दिशाओं से चढ़ाई की जाएगी और भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां ऐसी चोटियों को पार करते हुए टाइगर हिल की तरफ बढ़ रही थी जिन पर चढ़ पाना या जिन्हें पार कर पाना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन सेना के साहस के आगे चट्टानों की ऊंचाई कम पड़ गई और दुश्मन के पीछे से एक चौतरफा आक्रमण भारतीय सेना ने किया, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी सेना कभी नहीं कर सकती थी। कई दिनों तक यह युद्ध चला, बर्फबारी हुई, बीच में बारिशें हुई, ठंडा मौसम भी था, लेकिन भारतीय सेना ने हार नहीं मानी और 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर भारत ने तिरंगा फहरा दिया। यानी कि हर एक दिन के साथ भारतीय सेना की बढ़त जो है वह बढ़ रही थी। दुश्मन के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे थे और वो सभी इलाके जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उनको वापस लिया जा रहा था। इसी में एक और चट्टान की चोटी थी जिसका नाम था .4875। जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी इस .487 को फतेह करने के लिए आगे बढ़ रही थी और उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। हालात गंभीर थे, स्थिति बहुत ही मुश्किल थी और भूगोलिक चुनौतियां आसमान से भी बड़ी थी। लेकिन कैप्टन बत्रा और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। हर बढ़ती जीत के साथ और जीतने की कोशिश कर रहे थे और इसी के बीच कैप्टन विक्रम बत्रा का वो बहुत ही प्रसिद्ध नारा, ये दिल मांगे मोर, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये दिल मांगे मोर की स्थिति को लेकर के आगे बढ़ते हुए .4875 पर भारतीय सेना ने कब्जा किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां निभाई, मगर उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। सर्वोच्च बलिदान देकर के .487 को भारतीय सेना ने हासिल करा। कैप्टन विक्रम बत्रा को ही श्रद्धांजलि के रूप में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए आज ये .4875 बहुत ही गर्व से बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा ही नहीं और अनगिनत नाम ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही वीरता, शौर्य और देशभक्ति का परिणाम यहां पर दिया था। ये सभी, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे किसी भी रैंक या किसी भी ओहदे के अधिकारी हो,
सबका योगदान जो है वह भारत वर्षों तक याद रखेगा। वो सभी बहादुर जवान, वह सभी बहादुर सैनिक जिनकी बदौलत भारत कारगिल के युद्ध में विजयी हो सका, उन सबको भारत नमन करता है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हीरोज की, ऐसे ही बहादुर जाबाजों की जिन्हें उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए इस युद्ध के बाद परमवीर चक्र से नवाजा गया था। किसी भी युद्ध के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, कारगिल के वीर जवानों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। उसमें सबसे पहला नाम था लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का। दोस्तों, गोरखा राइफल से संबंध रखने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। दूसरा महत्वपूर्ण नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा का। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। जम्मू कश्मीर राइफल्स से ये संबंध रखते थे और आज बत्रा पॉइंट कहलाने वाले क्षेत्र पर इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेना ने तिरंगा लहराया था। इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दोस्तों, इनके अलावा दो सैनिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण भी दिया और उसी के साथ में उन्होंने अपने प्राणों की भी रक्षा करी। इसमें थे राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जी हां दोस्तों, इन दोनों को ही सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया और इन्होंने जो वीरता का प्रदर्शन किया वह आज भी सभी सेनाओं के लिए एक बड़ा मिसाल है, बड़ा उदाहरण है। दोनों ने जीवित रहते हुए परमवीर चक्र प्राप्त किया और कारगिल युद्ध के बाद भी भारतीय सेनाओं को अपनी सेवाएं जो है वह देते रहे और आगे चल करके दोनों ही सूबेदार मेजर के रैंक से सेवानिवृत्त हुए। दोस्तों, ये कहानी केवल परमवीर चक्र विजेताओं की नहीं थी। इसमें महावीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता और वो सभी भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और अपना योगदान दिया ताकि भारत की अखंडता पर कोई भी आंच जो है वह ना आने पाए। और इस पूरे के पूरे युद्ध का परिणाम था कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने एक वीर गाथा लिख दी। उस इलाके में जहां पर सिर्फ रह पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, वहां दुश्मन से लड़ते हुए इतना बड़ा एक ऑपरेशन करना और उसके बाद वहां विजय प्राप्त करना, उस स्थिति में जब आप निचले इलाके में मौजूद है और दुश्मन आपकी हर गतिविधि पे नजर रखे हुए है। इस युद्ध में जीत जो थी उसने पूरी दुनिया को ये एक संदेश दे दिया कि भारत और भारत के सैनिक जो हैं वे किसी भी स्थिति में अपने देश पर आंच नहीं आने देंगे। और यही कारण है कि कारगिल युद्ध को बहुत ही कठिन विजय माना जाता है, लेकिन भारत की सुरक्षा और भारत की अखंडता में ये एक जीत एक निर्णायक पल रहा है। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को आज पूरा देश इन वीर जवानों को, भारतीय सेनाओं को नमन करता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं, हम आराम से सो पाते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा में सदैव हमारी जो वीर जवान हैं वह मुस्तैद है। हम अपनी तरफ से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उन सभी जवानों को जिन्होंने देश की सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह तक नहीं करी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, हम कारगिल युद्ध की पूरी कहानी समझ पाए होंगे। क्या कठिनाइयां थी, क्या मुश्किलें थी और किन हालातों में भारत ने यह जीत दर्ज की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए शून्य आईएएस ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम मौजूद है, जिसमें आपको पूरे एक साल भर की तैयारी कराई जाएगी एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक के साथ। जिस तरीके से कोई आपका हाथ पकड़ करके आपको चलना सिखाता है, उसी तरीके से आपका हाथ पकड़ करके आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के हर विषय को समझने, हर कठिनाई से उभरने के लिए वह मार्गदर्शक आपकी मदद करेंगे। आप उस मार्गदर्शन में रह करके अपनी तैयारी करेंगे, आप
80 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे, जिसमें 45 प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट होंगे, 35 मुख्य परीक्षा के। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। साथ ही साथ आपको आपकी पढ़ाई के लिए, पुनरावृत्ति के लिए पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल की जो सामग्री है वो हमारे द्वारा दी जाएगी। आपको सुपर मेंटोरशिप मिलेगी, उत्तर लेखन कैसे करना है, किन तथ्यों से आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। अगर मैं कहूं तो एक संपूर्ण तैयारी का एक पूरा का पूरा सिस्टम व्यवस्था आपको दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके। दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपका सवाल है, आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर जो फोन नंबर यहां या डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं उन पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए शून्य आईएएस की ये कोशिश है कि बेस्ट ऑफ द मटेरियल्स आप तक पहुंचाए जाए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।